नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स विस्टा। अभी तक हमने बिजनेस स्टडीज में सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट पार्ट देखा, यानी सिर्फ कंट्रोल, प्लान और बाकी चीजें देखी। आज जो आपके सामने मैं पार्ट लेके आया हूं वो है पार्ट बी आपके बिजनेस स्टडीज का, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। वो है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो आज बिजनेस एंड फाइनेंस एंड मार्केटिंग में मैं पहला टॉपिक टेकअप कर रहा हूँ बिजनेस फाइनेंस का, जिसमें पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक, तो आइए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं डीपली। तो चलिए बात करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर मैं एक छोटे सेंस में बताऊं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेन फोकस करता है फ्लो ऑफ फंड्स पे। एक बिजनेस फर्म के लिए पैसा पाना और फिर उसको सही तरीके से सही जगहों पे लगाना, यही दो चीजें मेन होती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर में आती हैं। यहाँ पे मैंने वही लिखा भी है, इट इज कंसर्न विद एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब है बांटना। अगर हमने 100 रुपए किसी से उठाया है या लिया है तो 100 रुपए को हम ऐसा यूज करें कि उस यूज के बाद उस 100 से हम 1000 रुपए बना पाए और वो 100 रुपए जिससे हमने लिया था उसको हम वापस कर दें, हमारे पास 900 रुपए बचा रहे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। सेकेंड है, इट इज कंसर्न विद फ्लो ऑफ फंड्स। यहाँ मैंने डायग्राम बना हुआ है, आउट गोइंग और इनकमिंग। ठीक है। एंड इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड investment in long term and short term assets and liabilities, and last but not the least is distribution of earning, यानी जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं किसी बिजनेस हाउस का। तो ओवरऑल इन शॉर्ट में यही कहूंगा कि फंड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक फंड मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है जिसमें हम फ्लो ऑफ फंड्स को फोकस करते हैं, और इस फोकस में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जितना पैसा जहां से आया है हम उसका एक एफिशिएंट यूज करें ताकि हमें कोई भी लॉस ना सहना पड़े और ज्यादा बोरोइंग्स ना करनी पड़े। हम जितने हमने पैसा लिया हम उतने में ही अपना काम पूरा कर लें। ठीक है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने 100 रुपए किसी से लिया, जो अभी मैंने बताया। इस 100 रुपए को अगर हम 5 अलग अलग पॉइंट में डिवाइड करते हैं तो 20, 20, 20, 20 एंड लास्ट 20। अब हमें ये देखना है फ्लो ऑफ फंड्स में, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कि 100 रुपए जब हमने किसी से उधार लिया है या पब्लिक से लिया है, हम इसको अलग अलग या तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे डिपार्टमेंट्स में, या फिर जिस डिपार्टमेंट में जैसी नीड है वैसा पैसा हम उसको एलोकेट करेंगे। ना किसी में कम हो ना किसी में ज्यादा हो, यानी जिस डिपार्टमेंट को ज्यादा जरूरत है उसमें थोड़ा ज्यादा लगाएंगे, जिसमें कम जरूरत है उसमें कम लगाएंगे। लेकिन कहीं वाइस वर्सा रूल ना कर दें कि जहां कम जरूरत थी वहां ज्यादा लगा दिया, जहां ज्यादा जरूरत थी वहां कम लगा दिया। इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा जो ऑपरेशन है प्लस हमारी जो अर्निंग है वो इफेक्ट हो जाएगी। ठीक, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यही डिसीजन लिया जाता है। और एक डिसीजन और लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि हमारे पास से 2 सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं, एक बोरोड होता है और एक सेल्फ फाइनेंस होता है। अभी इसके बारे में इसी वीडियो में आपको आगे बताता हूँ। तो सेल्फ फाइनेंस का मतलब है जो हमारी तरफ से खुद इन्वेस्ट किया जाता है, और बोरोड फंड्स का मतलब है जिसमें हम किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी और बंदे से या पर्सन से हम पैसा उधार लेकर के अपने बिजनेस को चलाते हैं। ठीक, तो आइए इसके अगले टॉपिक पर बात करते हैं, स्टे ट्यून्ड। अब आइए बात करते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे 5 मेन टॉपिक्स पे कवर होते हैं। वो है, पहला है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जितनी हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जितना हमने फंड इन्वेस्ट करने का प्लान किया है, हम उसी के अकॉर्डिंग ही फिक्स्ड एसेट्स के साइज और उसके कंपोजिशन को प्लान करते हैं। अगर हमने सिर्फ 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ही सोचा है तो 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में हम वैसी मशीन या वैसा ही लेआउट तैयार करेंगे जो कि 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उससे बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। अगर उससे बियॉन्ड जाना है तो फिर हमें या तो अपनी तरफ से और कैपिटल लगानी पड़ेगी, या फिर हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स यानी बोरोड फंड्स को भी एक्वायर करना पड़ेगा। ठीक। सेकेंड है अमाउंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारे वो एसेट्स होते हैं जो कि एक फाइनेंशियल ईयर में यूज होते हैं और उनके थ्रू हमारा रेवेन्यू जनरेशन होता है। करंट एसेट्स हमारे आते हैं कैश, बिल्स रिसीवेबल्स, स्टॉक एंड डेटर्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो मेन है कि सारे एसेट्स हमारे मेन है आपके ये फाइनेंशियल फ्लो जो है यानी फंड्स फ्लो है उसके बेस पर बेस करते हैं, यानी हमारे पास जितना हमने इन्वेस्टमेंट की है उसी के हिसाब से हमारा कैश, रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स और स्टॉक, ये सारी चीजें मेंटेन होंगी। क्लियर। उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। उसके बियॉन्ड अगर जाना है तो फिर वही कि हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स से फंड्स बोरो करने पड़ेंगे, और उस बोरोइंग की वजह से हमारी जो लायबिलिटीज हैं वो बढ़ेंगी, चाहे वो इंटरेस्ट की हो, डिविडेंड की हो, या फिर किसी और लायबिलिटी की बात करें। तीसरा है अमाउंट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म फंड्स।
मेन है कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से, यानी हमारे फंड्स फ्लो की वजह से हमारे जो लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो भी फ्लक्चुएट करेगी। अगर हम बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए उतना सफिशिएंट नहीं होगा। यानी अगर हमें बहुत लॉन्ग टर्म जाना है, बहुत देर मतलब काफी सालों तक अपनी कंपनी चलानी है या बिजनेस चलाना है, तो वहां पे हमें अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक। चौथा है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट, इक्विटी एंड एटसेट्रा। इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने पहले बताया था अभी कि हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं, एक सेल्फ है यानी जो हम खुद इन्वेस्ट करते हैं, और एक बोरोड है। तो अगर हम सेल्फ ज्यादा रखें और बोरोड कम रखें तो हमारी जो लायबिलिटीज हैं यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जो लायबिलिटीज हैं वो हमारी कम रहेंगी। ठीक। और दूसरी चीज, अगर हम यही वाइस वर्सा कर दें कि हम बोरोड फंड ज्यादा कर लें और सेल्फ फाइनेंसिंग कम कर दें तो अगर हमारी सेल्फ वाली ज्यादा रहेगी और बोरोड कम रहेगी तो हमारी जो लायबिलिटीज है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वो कम रहेंगी। मतलब मोर देन 60% पैसा हमारे पास रहेगा। लेकिन अगर हम यही वाइस वर्सा रेशियो कर दें कि हमारा जो बोरोड फंड्स है वो 60 हो जाए और सेल्फ फाइनेंस जो है वो 40% हो जाए, तो हमारी लायबिलिटीज क्या होंगी पे ऑफ की, वो बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो वही चीज है कि हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के सेंस में जब फंड फ्लो का डिसीजन लेते हैं तो वहां पे हम ये जरूर डिसाइड करते हैं कि बोरोड फंड्स और सेल्फ फाइनेंस यानी जो हम खुद से पैसा लगाएंगे वो कितना होना चाहिए, उसका क्या रेशियो होगा, वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें बहुत अच्छे से गाइड कर लेता है। ठीक। हम उसमें खुद ही रेशियो डिसाइड करते हैं। लास्ट है ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसका मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है डिवेंचर्स पे, और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, तो भाई अगर ये ज्यादा होंगे हमारे पास तो जाहिर सी बात है कि हमें एक्सपेंसेस ज्यादा करने पड़ेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को ही ट्रांसफर करते हैं। अगर ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता है, कम एक्सपेंस हो रहा है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि हमारे रेवेन्यू बढ़ाता है, हमारी इनकम बढ़ाता है। एग्जैक्टली। ठीक है। इस वजह से है कि ज्यादा अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे तो हमारी फिक्स्ड एसेट बहुत जल्दी डेप्रिसिएट हो जाएंगी और हमारा जो फंड फ्लो है वो डबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक रीजनेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमारी जो फाइनेंशियल सेविंग्स हैं वो काफी हद तक बची रहेंगी और वो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ठीक। तो अगला टॉपिक ले रहा हूं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्टे ट्यून्ड। Now let's talk about the objectives of financial management। पहला ही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ सेल्स प्रोसीड से नहीं बढ़ सकता बॉस। इसमें अगर हम अपने फंड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट कर लें, मतलब कितना आ रहा है, कितना हम यूज कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कैसे यूज किया जा रहा है, अगर हम उसको प्रॉपरली प्लान करके तब हम उसको एलोकेट करें फंड्स, तो वो भी हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बहुत हद तक हेल्प कर सकता है। इसका एग्जांपल मैं लूंगा फिर वही कि अगर हमारे पास 1000 रुपए है या 1 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्ट किया है तो 20-20 लाख के हिसाब से हमने 5 लाख डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया। या फिर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह अगर हम जहां थोड़ी ज्यादा जरूरत है वहां ज्यादा कर दिया, जहां कम जरूरत है वहां कम कर दिया, तो अगर ये बैलेंसिंग अगर हम करना सीख लें या सीख जाएं बिजनेस में तो ये भी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक तरीका होता है। ठीक है। सेकेंड है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। बिल्कुल, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी एग्जैक्टली इसी से कनेक्टेड है कि अगर हम प्रॉपर फ्लो ऑफ फंड्स रखते हैं, प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, तो हम ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से निपट सकते हैं कि जिसमें कम इन्वेस्टमेंट करनी थी इसमें ज्यादा कर दिया, जहां ज्यादा थी वहां कम कर दिया, तो हुआ क्या कि हमारे पास जो लिक्विडिटी हमारे पास क्राइसिस हो जाते हैं वो नहीं होने पाएंगे हम क्योंकि जहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी थी, जहां कम इन्वेस्टमेंट करना था वहां ज्यादा पैसा चला गया, तो जो एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ फंड हमने किया, आउटफ्लो किया, उसको हम बचा सकते थे और हमारे पास एज ए लिक्विडिटी वो सस्टेन कर सकता था। ठीक है। तीसरा है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रॉपर यूटिलाइजेशन में यही एग्जांपल फिर रिपीट करूंगा कि हमारे पास जितना भी फंड एक्वायर्ड है, हमारे पास मिला है, हम उसे प्रॉपरली हर एक जगह पे पॉइंट टू पॉइंट सही से यूज करें ताकि हमारे पास कोई भी शॉर्टेज ना हो फंड्स का और ना ही कोई ओवरफ्लो हो जाए। ठीक है। और लास्ट है मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। भाई सीधी सा बात है, आपके बिजनेस में जो इन्वेस्ट करेगा वो जाहिर सी बात है कि वो आपसे कोई ना कोई रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, चाहे वो डिवेंचर होल्डर हो, शेयर होल्डर हो या कोई बैंक लोन हो। तो आप अपने ये जो क्रेडिटर्स हैं इनके साथ जो कमिटमेंट करते हैं इन्हें प्रॉपर रिटर्न देने का, ये रिटर्न आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टेक्निक से ही पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि आप अगर ओवरफ्लो ऑफ फंड्स के अगर सफरर हैं या अगर ओवरफ्लो ऑफ फंड्स आपने कर दिया है तो इन दैट केस यू वोंट बी एबल टू
कोप अप विद द कमिटमेंट यू हैव मेड टुवर्ड्स क्रेडिटर्स, यानी आप अपने क्रेडिटर्स को वो प्रॉपर रिटर्न नहीं पे कर पाओगे अगर आपने ओवरफ्लो ऑफ फंड्स करके रखा है तो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।